हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी एक बेहतरीन दिशा में चल रही होगी। तो दोस्तों आइए इस प्रैक्टिस के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 13 को सॉल्व करेंगे। साथ ही ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ पॉइंट्स हमें एडिशनल बताएंगे कुछ क्वेश्चंस में। वो दोस्तों वही पॉइंट्स होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर आने वाले आपके एग्ज़ाम में प्रबल संभावना है उसे पूछे जाने की। तो दोस्तों आइए समय का ध्यान रखते हुए हम लोग साथ मिलकर जो इस 2 घंटे की क्लास को 40 मिनट में करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के पहले क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है कि सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करना है। तो ये दोस्तों ये कह रहा है कि ये नदी के बारे में कह रहा है कि धौलावीरा जो है कौन सी नदी किनारे है, रोपड़, रंगपुर, कालीबंगा के बारे में। तो दोस्तों ये जो धौलावीरा है वो लूनी नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। और धौलावीरा दोस्तों गुजरात में पड़ता है। ये भी पूछ लेता है धौलावीरा किस मतलब कहाँ पे पड़ता है, तो वो गुजरात में है। साथ ही साथ कालीबंगा याद रखिए दोस्तों, ये जो कालीबंगा है ये भी घग्गर नदी किनारे है। और कालीबंगा आपका राजस्थान पड़ता है। यहीं जो है चूड़ियों जो है दोस्तों पहली बार मिली थी कालीबंगा में ही। तथा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ मिले थे, कालीबंगा में मिले थे। अब देखिए ए का 1 ये दोनों क्वेश्चन मिल गया। अब ऑप्शन अगर आपको 2 ऑप्शन रोपड़ रंगपुर नहीं आ रहे हैं तो आप इसे क्रैक करिए। कैसे करेंगे, देखिए ये सी नंबर के ऑप्शन में पहला और ये जो आपका डी वाला है वो चौथा है, यानी आपको आंसर मिल गया होगा दोस्तों। अब रोपड़ की बात करें दोस्तों तो ये जो रोपड़ है वो सतलज नदी किनारे है तथा रंगपुर मादर नदी किनारे है। चलिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। तो आपको बताना दोस्तों ये जो डी लिखा है कि इस काल में परिवार मातृसत्तात्मक था, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि उस समय परिवार जो था वो पितृसत्तात्मक था। तथा ये जो तीनों पॉइंट्स वो बिल्कुल सही है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह है कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तथा इस काल में अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के लिए किया जाता था, दोस्तों ये भी सही है। नेक्स्ट है दशराज युद्ध जो है पुरुषड़ी नदी के तट पे हुआ था, ये भी सही है दोस्तों। ये तीनों पॉइंट सही हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक के है। दोस्तों ये जो संबंध ये पुलकेशिन द्वितीय से है। तथा आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें ये मिलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह कि गुप्त काल में विष्टि का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। दोस्तों ये जो बेगार है इसका आंसर होगा बेगार से था इसका संबंध। अगला है कि वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों जो वर्धन थे ये प्रभाकर वर्धन, ये इसी राजवंश के संस्थापक थे। तथा आपने ऊपर क्वेश्चन में हर्षवर्धन सुना होगा, ये भी इसी राजवंश के एक जो है राजा थे, आप कह सकते हैं शासन करने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था। दोस्तों ये दंती दुर्ग थे जिन्होंने यह अनुष्ठान किया था। अगला है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। दोस्तों ये गांधार शैली में प्राप्त होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। ये दोस्तों रामानंद जी थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर लाया। ये वही रामानंद है जो कबीरदास जी जिनके शिष्य थे और ये कबीरदास जी के गुरु हैं, तो आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था। ये दोस्तों बहलोल लोदी था। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक दोस्तों बहलोल लोदी था। तथा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लोदी वंश की स्थापना किसने किया, तो ये जो है बहलोल लोदी ही ने किया है। दोस्तों इसको मैंने बकलोल लोदी से याद किया था, तो आप भी ध्यान रखिएगा, भूलेंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1565 ईस्वी में ये जो तालीकोटा का युद्ध है वो किसके बीच हुआ था। ये दोस्तों मराठों द्वारा हुआ था। एक तरीके से देखेंगे इसका जो आंसर ये विजयनगर और बहमनी के बीच में हुआ था। ये जो पहला ऑप्शन कह रहा है मराठा मुगल, लेकिन नहीं, इसका जो आंसर है वो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था। ये दोस्तों मराठों द्वारा जो है मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 की क्रांति के बाद सेना नवगठन से संबंधित है। मतलब क्रांति के बाद सेना नवगठन से ये संबंधित है। दोस्तों आपने सुना ये पील आयोग है, ये हुआ था। तथा हंटर आयोग और साइमन आयोग के बारे में आप जानते होंगे। साइमन आयोग से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये कब बना और भारत कब आया। तो ये 1927 में बना था और 1928 में भारत आया था। तथा 2 हंटर आयोग हैं, एक जो जलियांवाला हत्याकांड के उपलक्ष्य बना था और एक हंटर आयोग जो शिक्षा संबंधित था, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सिंग बोंगा की पूजा किस जनजाति आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों ये जो है मुंडा विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है कि दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था।
दिवंगत दिगंबर और विष्णु विश्वास, इन्होंने दोस्तों नील विद्रोह किया था। नील विद्रोह आपको पता होगा। और ये एक इसमें दिया है मोपला विद्रोह, ये दोस्तों केरल का विद्रोह था, बहुत ही प्रसिद्ध, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये 1921 में हुआ था। तथा नील विद्रोह दोस्तों ये जो है दिगंबर और विष्णु यानी विश्वास बंधु के नाम से दोनों जानते थे, उन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट है कि विधवाओं की पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था। दोस्तों इसका जो नेतृत्व वो किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। राजा राम मोहन राय है, ये उन्हीं के समकक्ष थे दोस्तों। तो इन्होंने जो है विधवाओं के पुनर्विवाह आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। तथा इन्हीं से रिलेटेड दोस्तों 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है वो सब पारित हुआ था। उस समय जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि कौन थे वायसराय, तो वो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग थे। उस समय लॉर्ड कैनिंग के समय ही ये विधवाओं का पुनर्विवाह जो है वो पारित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है कि इंडियन अर्नेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों ये इसमें वैलेंटाइन सिरोल, इन्होंने जो है इंडियन अर्नेस्ट किया था। तथा साथ ही आप दादा भाई नौरोजी की 2 पुस्तकें याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया और पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये जो अक्सर पूछा जाता है। तथा नेक्स्ट देखिए करा सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा भारत संघ का गठन कब किया गया था। दोस्तों 1876 में किया गया था। नेक्स्ट है भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। ये जो भवानी मंदिर दोस्तों वारिंद्र कुमार घोष जी थे। इसका आंसर होगा बी। अगला है कि सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों ये जो सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक है ये लिखी थी सरोजनी नायडू जी ने। और सरोजनी नायडू जी के बारे में आप जानते होंगे कि ये जो है 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तथा इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। तथा ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं, तब याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता है दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू की कोई पुस्तक बताइए, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। अगला है महात्मा गांधी, हरिजन पत्रिका का संबंध दोस्तों महात्मा गांधी से है। चलिए आगे, महात्मा गांधी में दोस्तों कई पॉइंट्स हैं, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए एक ही पॉइंट्स आप याद रखिए। बुक की बात की गई तो हरिजन पत्रिका का आप नाम याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गायन पहली बार हुआ था। ये दोस्तों 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था। यहाँ जो है वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है, पहली बार गाया गया था। तथा याद ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों रहीमतुल्लाह सयानी जी ने की थी, रहीमतुल्लाह सयानी, याद रखिएगा। साथ ही ये देखिए दोस्तों 1911 कलकत्ता लिखा है। इस अधिवेशन में दोस्तों राष्ट्रगान को पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा गाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। दोस्तों ये वारेन हेस्टिंग्स थे, इन्होंने जो है द्वैध शासन समाप्त किया था। अगला है गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे। दोस्तों 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका को गए थे। साथ ही याद रखिएगा ये 1893 का ही समय था जब स्वामी विवेकानंद भी अमेरिका गए थे और वहाँ से प्रसिद्धि और भारत का बहुत ऊँचा नाम किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ये दोस्तों आपका 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन था, गुवाहाटी अधिवेशन, यहाँ पे अनिवार्य किया गया था। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, लेकिन ये कहा है राजेंद्र प्रसाद के अनुसार। तो आप याद रखिएगा ये थे लॉर्ड मिंटो। दोस्तों पाकिस्तान के जन्म के रूप में इनका बहुत योगदान था। इन्होंने ही एक तरह से आपके लिए पुश किया था कि हाँ पाकिस्तान बनना चाहिए, इस वजह से इन्होंने कहा। अगला है कि शहीद भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको याद होगा वो मार्च का दिन कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दिया गया था। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी दोस्तों कि इनका जो है दाह संस्कार वो बहुत ही चोरी से किया गया था। और चोरी से इनका जो दाह संस्कार था वो फिरोजपुर में किया गया था। तो वहीं पर जो है इनकी स्मारक बनाई गई थी। इसका आंसर होगा फिरोजपुर, आप याद रखिएगा। अगला है कि किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। ये दोस्तों बीना दास जी थे, याद रखिए। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धरसना नामक गोदाम पर घटित घटना का लोमहर्ष विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया था। ये दोस्तों वेब मिलर। अगला है कि निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। दोस्तों इसका आंसर होगा चित्तरंजन दास। बोस दास की ये जोड़ी से इसको आप क्रैक कर सकते हैं। साथ ही देखिए इसमें महात्मा गांधी है। याद रखिएगा दोस्तों कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के जो है राजनीतिक गुरु वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी गोखले की जोड़ी, बोस की जोड़ी, गांधी और गोखले की जोड़ी, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया। तो इसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए दोस्तों अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये रंगनाथ सिंह माधोलकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 30
ये कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। दोस्तों ये अशोक का जो है पहला ही शिलालेख था जिसमें जो है पशु बलि की जो है निंदा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पहली कक्षा में भी लिखने के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों सीटेट KVS DSSS सभी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोस्तों अगर बच्चा कोई चित्र बना रहा है तो उसको भी लेखन में ही गिना जाता है पहली कक्षा में, क्योंकि वो अभी शुरुआत ही करता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी होता है। तो दोस्तों ये पूर्णतः सही होता है। कहते हैं बच्चा जो सीखा है उसमें शिक्षक का ही योगदान है, तो ऐसा पूर्णतः सत्य माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। ये कह रहा है दोस्तों कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी क्या है। तो ये सभ्यता और संस्कृति, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो पूरी उम्मीद है पूछे जाने की, इस वजह से इस प्रैक्टिस सेट में है। चलिए 34 देखिए, कह रहा है वाई के अलग समिति का संबंध किससे है। दोस्तों दो समितियां हैं, एक वाई के अलग और एक तेंदुलकर समिति, दोनों का जो संबंध वो गरीबी से है। आप इसको जो है ध्यान रखिएगा। चलिए 35 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते। कह रहा है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों ये BSF की बात कर रहा है, सीमा सुरक्षा बल, और जो इसकी स्थापना थी वो की गई थी 1965 में। 1965 में जो है BSF की स्थापना की गई थी। और या वर्तमान में ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो है अपॉइंट हुए हैं इसके महानिदेशक, जो कि नितिन अग्रवाल हैं, तो आप उसको भी याद रखिएगा। नितिन अग्रवाल वर्तमान महानिदेशक हैं। तथा कह रहा है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है। दोस्तों जब भी आपसे दाल की बात करें, यानी दाल शोध संस्थान के बारे में पूछ रहा है, तो ये कानपुर में है दलहन शोध संस्थान, आप याद रखिए। अगला है कि किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। ये समय था दोस्तों 1938 का। इस समय राष्ट्रीय नियोजन समिति तथा 1938 से ही आप याद रखिएगा ये हरिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दुर्गापुरा इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। साथ ही दोस्तों आप याद रखिएगा एक ट्रिक है कि राजभीरू दुबे, देखिए राज का मतलब है दोस्तों राउरकेला में भी एक स्थापना हुई थी कारखाने की, जिसकी सहायता दोस्तों जर्मनी ने की थी। और राउरकेला दोस्तों उड़ीसा में। राज ये जो ट्रिक बन रहा है आपका, र से हो जाएगा राउरकेला और ज से हो जाएगा जर्मनी। तथा साथ ही आप भीरू भी देख लीजिएगा, ये है भी से हो जाएगा दोस्तों भिलाई का जो ये कारखाना था ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और ये भीरू का मतलब रूस की सहायता से ये हुआ था। तथा एक मैंने आपसे नाम बोला कि दुबे, तथा दुबे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, दुबे का अर्थ होगा कि एक दुर्गापुरा वाला जो कारखाना है दोस्तों, जो कि पश्चिम बंगाल में है, बेस हो जाएगा ब्रिटेन। ये ब्रिटेन की सहायता से दोस्तों बनाया गया था, तो आप इसको याद रखिएगा। साथ ही एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों बोकारो, ये भी रूस की सहायता से ही हुआ था, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा जो बोकारो है ये तीसरे पंचवर्षीय योजना में हुआ था, न कि दूसरे। तो आपको याद रखना है राज, भीरू, दुबे, ये जो है तीनों जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कह रहा है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों IRDA का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। अगला है विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों ये 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उसी उपलक्ष्य में जो है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकन चुना है। दोस्तों इसे आप कह सकते हैं मैथिली ठाकुर जी, ये बिहार की मशहूर सिंगर है जिसे जो है बिहार ने जो अपना स्टेट आइकन चुना है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इन्हें ही जो है बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। पर्यटन विभाग हो चाहे स्टेट आइकन, दोनों मैथिली ठाकुर जी ही हैं। चलिए आइए 42 नंबर कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया। दोस्तों ये गुजरात राज्य है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो कि 12 जनवरी दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव बनाया जाता है। कि 2023 का पूछ रहा है कि इसका आयोजन जो है वो कहाँ पे हुआ है। दोस्तों इसका आयोजन ये मैसूर, इसमें से किसी में नहीं हुआ है। इसका आयोजन दोस्तों मैसूर कर्नाटक नहीं बल्कि हुबली कर्नाटक में हुआ था। तो ये इसका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा हुबली के कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भू धसाव और विभिन्न भवनों में दरारों का पता चलने के कारण इसे आपदा प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। दोस्तों ये उत्तराखंड का जगह है जोशीमठ, यहीं पे हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
नेक्स्ट है लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन जो ये सद्भावना है दोस्तों, ये भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया लद्दाख में, याद रखिएगा। तथा यह कि पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। दोस्तों जो शाखा होती है, सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले ज़मीन में जड़ होती है, जड़ से जो निकलता है दोस्तों तना होता है, फिर तने में ही छोटा छोटी शाखाएं निकलती है और इन्हीं शाखाओं में दोस्तों फूल बनता है। इसका आंसर होगा शाखा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, वो कैसा जमा होता है दोस्तों, यकृत हो चाहे मांसपेशी, ये यानी जंतुओं की बात कर रहा था। जब जंतुओं में ऊर्जा होता है दोस्तों वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। और ये आपसे प्रश्न पूछता है कि पादप या फिर पौधों में ऊर्जा, तो वो दोस्तों स्टार्च के रूप में हम लोग ऊर्जा ग्रहण करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। इनका सिद्धांत किस पर आधारित है दोस्तों, ये जो है आपका लैंगिक जनन पर आधारित है। इन्हें आनुवंशिकता का जनक भी कहते हैं तथा मटर पे इन्होंने प्रयोग किया था। अगला है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। दोस्तों ये जो लौंग है ये फल, जड़, तना या फिर फूल की कली। तो याद रखिएगा ये जो लौंग होता है दोस्तों ये लैंगिक, ये आपकी फूल की कली से प्राप्त होता है तथा लौंग एक मसाला होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 49 हो गया। तो नेक्स्ट 50 देखिए दोस्तों। 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। आप देखेंगे तो कार्बन जो है हर जगह मिलता है, इसका आंसर यही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है। दोस्तों इंसुलिन जो होता है वो अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि ये जो है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित भी करता है। तथा आपसे प्रश्न अक्सर पूछता है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो बेस्ट और बेस्टिंग याद रखिएगा, इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पार्किंसंस रोग से संबंधित उपचार के विकास के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये आर्बिट कार्लसन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्हें प्रदान किया गया था। अगला संवहनी यानी वैस्कुलर पौधों में पानी नीचे से ऊपर किसके माध्यम से जाता है। दोस्तों ये आप जाइलम टिश्यू जानते होंगे जिससे जल और खनिज नीचे से ऊपर जाता है तथा ये एक दिशी होता है। तथा पूछा जाता है द्विदिशी कौन होता है दोस्तों, वो फ्लोएम होता है जो कि भोजन को ले जाता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। 54 देखिए कह रहा है कि रंध्रों के खुलने और बंद होने के नियमन में कौन सा हार्मोन शामिल होता है। तो दोस्तों ये जो है एब्सिसिक एसिड नाम का हार्मोन होता है जो शामिल होता है। अगला निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। बल, प्रतिबल, दाब सभी का है दोस्तों, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। 56 नंबर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरूपण के प्रतिरोध का माप है। ये होगा दोस्तों आपका, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1 से अधिक, यानी तन्य शक्ति भी होता है, कठोरता भी होता है, प्रत्यास्थता भी होता है। तो इसका ये तीनों आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एक पिंड का वजन जो है कहाँ होता है। हर जगह समान होता है, भूमध्य रेखा। ये इसका आंसर दोस्तों ध्रुवों होगा। ध्रुवों पर जो है इसका वजन जो है अधिकतम होता है। आइए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल विस्तार का उदाहरण है। तो दोस्तों ये जो थर्मल विस्तार का उदाहरण है ये सभी होगा, क्योंकि हवा भरे जाने पर गुब्बारा भी फैलता है, ये भी थर्मल। एक धातु की छड़ गर्म होने पे ये भी फैलती है, गर्म होने पर जो है एक तरल जो है उबलता है। ये तीनों इसके ऑप्शन है। चलिए 59 नंबर देखते हैं। करा लेंस की क्षमता नापी जाती है। दोस्तों लेंस की जो क्षमता है इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है और इसी में ये नापी जाती है। अगला है कि ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति होती है। ये होती है दोस्तों लहर की सबसे कम आवृत्ति घटक, इसका यही आंसर है। 61 देखिएगा। 61 कह रहा है फोटो वोल्टिक सेल का मुख्य लाभ क्या है। तो ये दोस्तों ये सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने में बहुत कुशल है। दोस्तों ये जो फोटो वोल्टिक सेल आप देख रहे हैं ये सौर सेल का ही नाम है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। ये ऐसी बात है कि तुरंत उसको जो है प्रकाश में बदल देता है, बस ये इसकी क्वालिटी है। अगला है कि साबुन ग्रीज को निम्न में से किस विधि द्वारा हटाता जाता है। तो ये जो विधि है दोस्तों इसको कहा जाता है पाइसीकरण। इसके द्वारा साबुन ग्रीज को हटाता रहता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। तो दोस्तों ये जो गलत कथन है ये होगा कि सभी तत्व जो है परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान रहती है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी ये 3 बिल्कुल सही है कि तत्व के परमाणुओं की जो द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। साथ ही ये कि सभी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा उनका परमाणु क्रमांक तीनों जो है वो समान होता है। चलिए 64 नंबर देखिएगा। 64 कह रहा है कि
पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो जो फिल्टर पेपर होता है दोस्तों, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी के द्वारा जो है वो सांस की जांच की जाती है। इसे ब्रीथ एनालिसिस टेस्ट कहते हैं, ब्रीथ एनालिसिस टेस्ट। नेक्स्ट है कि पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे परमाणु कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्षारीय तत्व धातु निम्न में से कौन कौन है? तो दोस्तों कैल्शियम, रेडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ये चारों ही हैं बिल्कुल। तो यानी इसका ये एक से अधिक कह लीजिए, आप इस सभी आंसर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 67 पे। 67 कह रहा है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से तथा लकड़ी का भी अगर अधूरा जल रहा है तो दोस्तों एक ही वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही उत्पन्न होता है। 68 नंबर देखिए, कह रहा है एक घोल का pH 3 से 6 में बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता की स्थिति क्या होगी? ये दोस्तों 1000 गुना कम हो जाएगी। अगला है कि कैल्शियम की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? दोस्तों कैल्शियम को जो है इसमें पूछ रहा है कि किसने खोजा था? रैले, वर्जिलियस, लुईस। तथा याद रखिएगा ये तीनों ने कैल्शियम को नहीं खोजा था। तो प्रश्न बनता है कि कैल्शियम की खोज की किसने थी? दोस्तों कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो, सोडियम हो, याद रखिएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तथा सोडियम, इन चारों की खोज दोस्तों डेवी नाम के वैज्ञानिक ने की थी, डेवी। तथा अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो दोस्तों जो हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की। साथ ही पूछता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की। तो ये दोनों भी आप याद रखिएगा, एग्जाम पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैसों का घटक कौन सा होता है? तो दोस्तों ये तीनों जो है ग्रीन हाउस गैसों का घटक होता है। तथा कभी कभी पूछ लेता है कि मुख्य गैस कौन सी है? तो दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन अभी ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तीनों ही ग्रीन हाउस गैसों का घटक है। 71 नंबर देखिएगा, कह रहा है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसका सदस्य निम्न में से कौन थे? ये दोस्तों विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया गया था। चलिए 72 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित किस देश का अलिखित संविधान है? दोस्तों ये जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है। साथ ही याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान और अमेरिका का लिखित संविधान है, आप बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट है 73 नंबर देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? लोकतांत्रिक, सामाजिक तथा आर्थिक। तो दोस्तों ये जो लोकतांत्रिक है, न्याय है, इसकी बात नहीं कही गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है कि भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो दोस्तों भारत में जो है संघ बनाकर राज्यों का गठन करना ये देखा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो निजी स्वतंत्रता का दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये एक निजी स्वतंत्रता का आधार होता है। 76 नंबर देखिएगा, कह रहा है भारतीय संविधान में आपात उपबंध ये कहाँ से लिए गए हैं? दोस्तों ये जो आपात उपबंध वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए। तथा कुछ आप याद रखिएगा, कहता है संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसको आप याद करने के लिए कह सकते हैं कि फ्री में संशोधन कोई नहीं करता, तो मैंने ऐसे ही टैकल किया, आप भी कर सकते हैं। साथ ही पूछता है एकल नागरिकता, दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। तथा ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछा जाता है कि एक होता है आपका संयुक्त बैठक और दूसरा समवर्ती सूची। ये दोनों दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तथा अक्सर पूछता है कि न्यायालय वाली काम और राष्ट्रपति का जो पद है वो दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक, साथ में आप मौलिक अधिकार भी याद रखिएगा, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका तथा राष्ट्रपति का पद तीनों अमेरिका से लिया गया है। तथा समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक दोनों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 77, यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? दोस्तों ये संघीय अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा 78 नंबर पे, 78 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? दोस्तों ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसे मिनी लघु संविधान कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 79 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो ये दोस्तों समानता का अधिकार होता है। जो अनुच्छेद 14 है वो यही कहता है कि समानता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? तो ये दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। 81 नंबर कह रहा है कि विधि का शासन की संकल्पना किस देश की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो विधि का शासन दोस्तों ये लिया गया था ब्रिटेन से, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस वर्ष लगा था?
दोस्तों ये जो 1995 का समय है ये बिहार में सबसे कम समय तक लगा था, तथा साथ ही में लास्ट टाइम जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा वो 2005 का समय था। उसके बाद से अभी तक राष्ट्रपति शासन बिहार में नहीं लगा है। 83 नंबर देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों 35 वर्ष है, चाहे राज्यपाल हो, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति, ये तीनों के लिए 35 वर्ष जो है उम्र अनिवार्य है। 84 नंबर देखिएगा, करा भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन है। सेवा, लोक सेवा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। तो दोस्तों ये तीनों यानी 1, 2, तीनों ही समितियां हैं। अगला है कि लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है। ये दोस्तों गणपूर्ति कोरम का मतलब है कितने लोग जो है लोकसभा में रहेंगे कि कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। तो वो 1/10 होने चाहिए, तभी लोकसभा में जो है अपेक्षित गणपूर्ति हो पाएगी। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी। दोस्तों ये सर्वेक्षण की जो स्थापना है वो 1890 में की गई थी। अगला है कि हीराकुंड बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों हीराकुंड, जो हीरा होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, तो हीरा को आप महान कह सकते हैं। जो आभूषणों होता है, आभूषणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हीरा होता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। और देखिए महानदी, महा में महान जो जुड़ा हुआ है और हीरा दोनों को आप टैकल करके याद कर सकते हैं। हीराकुंड जो है वो महानदी में, तथा साथ ही इसमें एक एडिशनल जानकारी है जिसको जानना आपके लिए जो है बहुत ज़रूरी है। पूछता है कि जो है बेतवा नदी या रिहंद नदी पे कौन सा बांध है। तो दोस्तों माता टीला और लक्ष्मीबाई, ये दोनों बांध जो है वो बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। इसको याद करने के लिए आप ऐसे कीजिए कि जो हमारी माता होती है वो जो है हम लोगों को जो है जब भी हम लोग गलत काम करेंगे तो बेत उठाती हैं और बहुत मारती हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। साथ ही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना, तो देखिए इसमें नाग भी है, अर्जुन भी है। जब भी नागा अर्जुन की बात होगी तो अर्जुन के जो सबसे बड़े सखा वो कृष्ण जी को कहा जाता है। तो जो नागार्जुन सागर परियोजना है दोस्तों वो कृष्णा नदी पर है, तथा ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तथा साथ ही क्वेश्चन पूछता है कि भांखड़ा परियोजना या नाथपा झाकरी, भांखड़ा और नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है जो हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आइए, और जब बात करेंगे कि हीराकुंड बांध की दोस्तों, तो जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पे स्थित है, जो कि आप बताएंगे ये उड़ीसा है। और साथ ही याद रखिएगा कि इस महानदी को ही उड़ीसा का शोक नदी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। चलिए 88 नंबर देखिएगा, करा है उकाई परियोजना किस नदी पर बनाएगी। दोस्तों ये जो उकाई परियोजना है वो ताप्ती नदी पर बनाई गई है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से मक्का की खेती के लिए औसतन कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो मक्का की खेती के लिए दोस्तों 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। साथ ही क्वेश्चन बनता है कि खरीफ की फसल और रबी की फसल की बुआई कब होती है। दोस्तों खरीफ फसल आए तो आप याद रखिएगा जून जुलाई, खरीफ का जून जुलाई जे से, तथा आप याद रखिएगा जो रबी में दोस्तों ब आता है तो आप याद रखिएगा अक्टूबर में भी एक वर्ष जो है लेटर ब आता है, तो ऐसे आप याद रख सकती है। रबी की बुआई जो है वो अक्टूबर से नवंबर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं वो आपका ये जो है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये जो है एक से अधिक यानी कि लगभग आपको तीनों जगहों में जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा एक से अधिक। 91 देखिए, कह रहा है कि पीठ मृदा के संबंधित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है। जो सही कथन है दोस्तों वही आपको बताना है। तो इसमें भी एक से जो है आप कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, ये पीठ मृदा से संबंधित कथन है। ये दोस्तों 1 और 2 नंबर, इसमें सभी नहीं सही है बल्कि 1 और 2 सही है। एक कह रहा है कि ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पानी की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल सही, तथा यह केरल में यह मृदा पाई जाती है। और कह रहा है कि मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उपयोग मानी जाए। यह मिट्टी दोस्तों गेहूं की खेती के लिए नहीं बल्कि जलोढ़ मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उपयोग मानी, इस वजह से इसका आंसर 1 और 2 होगा। 92 नंबर देखिएगा दोस्तों, ये कह रहा है कि इनमें से कौन यमुना नदी की जो है वो सहायक नदी। केन, बेतवा, सिंध, ये दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदी मानी जाती है। तब याद रखिएगा इसमें से ये आपका अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग हैं, तो ये इसका उपयुक्त तो सभी आंसर होगा। चंबल, केन, बेतवा, सोन सभी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच से होकर गुजरती है। पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि मैकमोहन रेखा कौन से देश के बीच में है, तो वो चीन और भारत है। ये पूछ रहा है कि किस राज्य से होकर गुजरती है, तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। साथ ही याद रखिएगा ये रेखा जो है 1914 में शिमला समझौता के दौरान खींची गई थी। एक सर थे जिन्हें हेनरी मैकमोहन कहा जाता है, उन्होंने ही ये रेखा अपने नाम से बनाई थी। चलिए आइए 94 नंबर देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का उत्तर से दक्षिण में
विस्तार। उत्तर से दक्षिण मतलब दोस्तों ऐसे, और जब आपसे पूरब से पश्चिम पूछे तो वो ये वाली लाइन है। तो उत्तर से दक्षिण में इसका जो विस्तार है दोस्तों वो आपका है 3214 किलोमीटर, 3314। लेकिन आप याद रखिएगा 32 और 14 ये जो है उत्तर से, आप देखिए 3 उत्तर में आप लिखेंगे दोस्तों ऐसे लिखेंगे, इसमें 3 आता है, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण। तो याद रखिए जो उत्तर से दक्षिण है इसकी लंबाई भी अधिक है। तो ये दोस्तों 3214, जब आपसे पूरब पश्चिम अगर मान लीजिए एग्जाम में बनता है पूरब से पश्चिम तो वो आपका 2933 है, ध्यान रखिएगा। चलिए 95 नंबर है कि क्षारीय मृदा का पीएच मान निम्नलिखित में से कौन सा है। ये दोस्तों 8 से 9 इसका आंसर है। 96 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। दोस्तों ये तीनों में से नहीं होगा, क्योंकि जलोढ़ मृदा वो लगभग 40% में पाई जाती है, इसका आंसर डी होगा। 97 देखिए, कह रहा है कि लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में और बना था, मैंने कराया है, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद आएगा। तो दोस्तों इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस कह रहा है किसकी कमी पाई जाती है। दोस्तों इसमें सभी की लगभग कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस सभी तीनों की कमी पाई जाती है, इसका आंसर होगा 3। अगला कि जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसे एग्जाम में आप कर ले जाएंगे। कह रहा है दक्षिण पूर्व को पार करती है, यानी पूर्व से निकल के आई है दोस्तों। तो जब पूर्व से निकल के आएगी तो वो दक्षिण में ही जाएगी, अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून, इसको आप याद कर सकते हैं। 99 नंबर देखिएगा, 99 नंबर कह रहा है दोस्तों कि भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपसे सही पूछ रहा है। तो ये दोस्तों जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है, तथा ये जेट स्ट्रीम वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आप जनवरी माह याद रखिएगा, उसके बाद आप एग्जाम को टैकल कर लेंगे क्वेश्चन को। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रबी की फसल गेहूँ के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। साथ ही कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो आप बड़े ही ध्यान से करेंगे तभी इसका आंसर लगा पाएंगे। तो दोस्तों ये जो आपका इसका आंसर होगा, ध्यान दीजिए, इसका आंसर होगा 1, 2, 3, यानी ये तीनों कथन सही है, चौथा गलत है। क्योंकि इसलिए गलत है कि दोस्तों कल्याण, सोना, हंसा, अर्जुन ये सभी कह रहा है गेहूं की प्रमुख किस्में हैं, बल्कि ये जो हंसा है और अर्जुन है ये दोस्तों चावल की फसल है, आप याद रखिएगा। चावल की किस्में है हंसा तथा कावेरी, कृष्णा, जमुना, ये सभी जो है दोस्तों ये चावल की किस्म होती हैं। बाकी ये गेहूँ के उत्पादन के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा की जरूरत होती है, तथा गेहूं बुआई करते वक्त 10 सेंटीमीटर डिग्री तथा कटाई करते वक्त 20 से 25, ये भी बिल्कुल सही है। साथ ही हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन में उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अब आगे हम लोग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट तरीके से इसका आंसर आपको बताएंगे। आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा, जो क्वेश्चन थोड़े से टफ टाइप के होंगे उसको हम आपको ज़रूर बताएंगे तरीका, और आप वही तरीका लगा के सॉल्व करिएगा। तो आइए समय का बचत करते हुए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। करा किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9। जब भी दोस्तों साधारण ब्याज मूलधन का बटा में देगा तो आप नीचे वाले को हमेशा आप जो है मूलधन मान सकते हैं, यानी इसका मूलधन 9 मान लीजिए और ब्याज को आप 4 मान लीजिए। जब ऐसे लगाएंगे तो SI बराबर PRT/100 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यानी P की जगह आप रख दीजिएगा 9 और SI की जगह आप रख दीजिएगा 4, और जब आपसे रेट इसमें तो ब्याज दर आपसे पूछा है तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 6/2/3%, यानी इसका आंसर होगा B। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो आपका आएगा 7:5, तो इसका आंसर आप याद रखिए। चलिए 103 नंबर देखिए, इसका जो आंसर होगा आप सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, ऐसे सॉल्व करने में बड़ा समय लग जाएगा। इसका आंसर आएगा 20%। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर वादा करता है, पानी मिलाता है, 25% लाभ कमाता है। 25% का दोस्तों होता है, आप कह सकते हैं कि 4 और 1, यानी जब उसे 25% करेगा, 25% की वैल्यू 1/4 हो जाती है। तो ये इसका जो है दोस्तों CP होता है। अब कह रहा है कि लाभ यानी 1 का उसे लाभ होता है, तो आप ऐसे कह सकते हैं जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे कि 1/5, क्योंकि जब वो 1 का लाभ कमाता है तो वो भी CP में जुड़ के 5 हो जाएगा। जब आप गुणे 100 कर देंगे तो यही लाभ % होगा, जो कि आपका 20% इसका आंसर आएगा। चलिए 104 नंबर देखिए, ये लघुत्तम समापवर्तक क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आएगा वो आपका 390 आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। 105 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है 8 व्यक्ति औसत आयु संबंधित ये क्वेश्चन है, जो इसका आंसर वो 40 वर्ष आएगा। 106 नंबर देखिएगा कि इतना, ये दोस्तों M1 D1 T1/W1 वाले क्वेश्चन से आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो आपका 100 आएगा। चलिए 107 नंबर देखिए, कह रहा है
दीवार से टिकी हुई एक सीढ़ी जमीन से 45 अंश का कोण बनाती है। सीढ़ी की लंबाई इतना है तो दीवार कितनी दूरी पर सीढ़ी का निचला दीवार से कितनी दूर पर सीढ़ी का निचला सिरा है। यहाँ पे दोस्तों ये जो 45 अंश है आप tan 45 न लगाइएगा, आप cos 45 लगाइएगा। जब आप cos 45 लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसका जो आंसर आएगा आप जान लीजिए, इसका आंसर होगा वो 17.67 मीटर आएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा, ये भी बट्टा का क्वेश्चन है, आसानी से आप कर लेंगे। इसका आंसर आएगा 40%। आप ट्राई दोस्तों जरूर कीजिएगा। 109 नंबर देखिए, कह रहा है एक वृत्त ए बी की त्रिज्या इतनी है, तो वृत्त ए बी के क्षेत्रफल, जब आप त्रिज्या यहाँ पे दोस्तों निकाल लेंगे तो 1.5 को अगर आप 3/2 कर देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। 1:1 करेंगे, फिर इसको जब बदलेंगे तो आप ये 3:2 हो जाएगा। तो ये दोस्तों त्रिज्याएँ आ जाएंगी। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप πr² लगा दीजिएगा। जब इसको लगाएंगे तो आप देखिए 3 है, 3 त्रिक 9 और इसमें आ जाएगा आपका 2 है। 2 को जब आप करेंगे, जब आप इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर है दोस्तों वो आएगा आपका 2.25:1 आएगा। आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। आपको 1.5 और 1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, काट कूट के आंसर यही आएगा। चलिए 110 नंबर देखिए, टंकी कह रहा है, टंकी में 2 पाइप लगे हैं, 16 घंटे में भर सकता है, अन्य 10 घंटे में खाली। जब भी भरना हो दोस्तों उसको प्लस में लिखिएगा, खाली वाले को माइनस में लिखिएगा, यानी +16 कर लीजिएगा और -10 करके ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। फिर उसके बाद पूछा 1/5 भाग पहले से भरा हुआ है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 5.33 घंटे। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। 11 नंबर देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि इस सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो आप देखिए 216 का जब आप डबल करेंगे 432, 432 का डबल इसका डबल, यानी इसका आपको आधा करना पड़ेगा, तो ये इसका आंसर 108 हो जाएगा। दोस्तों देखिए, जब कैलेंडर का जब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे कि गत कल से पहले दिन में पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है, तो आज का कौन सा दिन होगा। दोस्तों हमेशा आप आज से चलेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसका सही आंसर वो शुक्रवार होगा। 113 नंबर देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए ये एसएससी का क्वेश्चन इसने पूछ लिया है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। कह रहा है ए को 10 लिखा गया, तो इसका जो सही तरीका है दोस्तों वो ऐसे जाके आपको ऐसे जाना है, इस तरीके से आप करेंगे तो आप सॉल्व हो जाएगा। ये कह रहा है कि ए को जो है 10 लिखा गया, तो ए को दोस्तों 10 लिखने का इस सीधा सा उम्मीद है। पहले दोस्तों ये देखिए ये लाइन ये पकड़ा है, इधर से इधर आके ये 0 पे बढ़ा है। साथ ही ए की एक वैल्यू आप देखिए 33 भी होगा, क्योंकि 3 से इधर जब ऊपर जाएंगे तो भी 3 होगा, और ए की वैल्यू होगी आपका 41। इसी तरीके से आपको निकालना है। साथ ही देखिए एच को 59 कैसे लिखा है, तो आप देखिए 5 और 9, यानी इधर से आके इधर पकड़ा है। ऐसे करके आप करेंगे तो ये आपको सारा कोड मिल जाएगा। तो कह रहा है कि गाइड को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिएगा दोस्तों ये जो जी की वैल्यू है सबसे पहले आपको 58 मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। जब आप इधर से चलेंगे तो देखिए यहाँ पे जी है, तो ऐसे करके आप ऐसे करेंगे तो ये 58 हो जाएगी। साथ ही यहाँ भी जी है, यानी 77 हो जाएगी। तो ये देखिए सारे ऑप्शन में ऐसे जब आप इसको चारों ऑप्शन को मिलाएंगे, यानी गाइड के सभी अक्षरों को मिलाएंगे तब जाके एक ऑप्शन सही होगा। तो आप मिला लीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 हम लोग देखते हैं, 114। ये कह रहा है कि कागज़ को मोड़कर काटा जाता है जैसा नीचे दिखाया गया है, तो ये कैसा बनेगा। जब इसको काट कूट के दोस्तों आप थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं फिगर को, देखिए इसमें क्वेश्चन में एक तरीका होता है कि पहले कागज़ को ऐसे मोड़ा गया है, मतलब बीच से काटा गया है, उसके बाद इसको ऐसे चढ़ा के ऐसे इसके ऊपर शामिल किया गया है। उसके बाद फिर दोस्तों इधर करके इसको यहाँ पे ऐसे बनाएगा। जब आप इसको खोलेंगे तो कैसा बनेगा, तो दोस्तों यही आपको अपने ब्रेन से देखना है। ये जो सी वाला ऑप्शन है, जब आप इसको पलटेंगे तो ये पलट के इधर सेम डिट्टो ऐसे बन जाएगा। उसके बाद जब उसको ऊपर खोलेंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा और गोला ऊपर, तो ये देखिए सेम ऑप्शन यही है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, कह रहा है विषम को बताइए, चिढ़ाना, उत्पीड़न, व्यथा या फिर विध्वंस। इन सब में जो विषम है दोस्तों वो विध्वंस, बर्बादी है। सताने से भी दुख होगा, व्यथा दुख होगा, और आपको चिढ़ाना, लेकिन इसमें इसका उत्तर डी दिया है। बाकी देखिए अगला क्वेश्चन है कि पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, तो कौन सा फलक 4 वाले फलक के विपरीत में होगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए एक कॉमन, जब आप दोनों को कॉमन लेकर राइट, इसमें क्लॉकवाइज चलना होता है। जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे 1 के बाद 4 आ रहा है, और यहाँ पे क्लॉकवाइज में 1 के बाद 3 आ रहा है, तो 4 के जस्ट विपरीत में आपको 3 मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा 116 नंबर का 3, यानी 3 ऑप्शन है ए में। 117 नंबर देखिए, कह रहा है उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे डॉट है, डॉट के जस्ट बाद में लाइन है। अब यहाँ देखिए यहाँ भी डॉट है, इसके बाद में लाइन है, यहाँ भी डॉट है, इसके राइट में ही लाइन है, लेकिन ये देखिए डॉट के लेफ्ट में लाइन हो गई। तो यही दोस्तों ये विषम है, इसका आंसर बी होगा। 118 नंबर देखिएगा, कह रहा है नीचे पासे की 4 स्थितियाँ दर्शाई गई, 3 वाले फलक के विपरीत में क्या होगा।
तो देखिए आप जब इस फलक को दोस्तों इस फलक से मिलाइए तो देखिए 3 कॉमन है, तो आपका जब राइट में चलेंगे इसमें 6 भी कॉमन है, यानी 1 के अपोजिट आपको 2 मिल जाएगा, यानी हमें इसका आंसर नहीं मिला है। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे इस और इसको मिलाएंगे दोस्तों, 1 के राइट में 3 है, इधर 1 के राइट में 5 है, लेकिन 3 तो यहाँ भी है। तो आप एक तरीके से देखिए जो इसका सही आंसर होगा वो 4 होगा। लेकिन आप करेंगे कैसे, जब आप मिलाएंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए 2 कॉमन है, इन दोनों में जब आप लेके चलेंगे तो 2 के बाद 6 आ रहा है, इधर 2 के बाद 5 आ रहा है, लेकिन इधर जब आप देखेंगे तो 6 के बाद 3 आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ 5 के बाद 4 आएगा। तो ये इसका आंसर है, आप देख लीजिएगा फिर से, 4 इसका आंसर। अब चलिए देखिए 109, ये जो 119 यानी 119 नंबर क्वेश्चन है, इसमें डाउट है, इसमें पूछा क्या है वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो इसका सही आंसर दिया गया है वो दिया गया है क्षेत्रफल। तो बाकी आप देखिएगा, हो सकता है इसमें कोई मिसप्रिंट हो। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज का, कि वह कौन है जो समूह से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान देंगे तो इसमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया हालांकि देश भी है, लेकिन ये जो है एक आपका महाद्वीप भी है। तो इस तरीके से देखेंगे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया महाद्वीप है, बल्कि इंडिया एक देश है। तो इसका सही आंसर यही होगा। दोस्तों इसी प्रकार आज का ये प्रैक्टिस सेशन जो है वो समाप्त होता है। उम्मीद है आपकी तैयारी एक बेहतर दिशा में चल ही रही होगी, और जब जैसा कि समय 1 महीने का बचा है तो आप सब कुछ छोड़ के आप अपनी तैयारी करिए, और बिल्कुल आप पैनिक मत हो जाइए। आप होता क्या है दोस्तों, सभी लोग क्या करते हैं, दिन रात पढ़ाई करने लगते हैं, नींद कम लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। 8 घंटे की पूरी नींद लीजिए, और बाकी के आपका जो भी जितने भी घंटे हैं 16 घंटे, उसमें आप 4 घंटे भी निकाल देंगे फिर भी आपको 12 घंटे बचेंगे। तो आप 4-6 घंटे पढ़ाई करके 2 घंटे ज़रूर प्रैक्टिस सेट दीजिए। साथ ही साथ पॉजिटिव रखिए और अपने ऊपर विश्वास कीजिए, आपसे ज़रूर होगा। और यही वैकेंसी दोस्तों आपके लिए, ऐसा समझिए कि यही लास्ट समय है, और अगर आप ऐसा मान के तैयारी करेंगे तो आप विश्वास रखिए ज़रूर क्वालिफाई होंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और आपका अगर कोई संदेश होगा या फिर कोई कुछ भी आपका शुभ आदेश होगा उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आपका जो सुझाव होगा दोस्तों वो मेरे लिए मार्गदर्शन होगा, हमेशा हम ये बात कहते हैं। तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको क्लास, और आगे आपको अगर किसी प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत होगी तो आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।